और करती हूँ। As we have already discussed that energy in nth orbit, total energy of electron in nth orbit is given by minus 13.6 z square by n square electron volt. For hydrogen atom फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में n को 2 रखूंगा, माइनस 13.6 बाई 4 दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n को 3 रखूंगा, थर्ड ऑर्बिट में बाई 9 आएगा, 9 का मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 रखूंगा, बाय 16 आएगा, 16 का मतलब हो गया बेटा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 रखूंगा, बाय 25 आएगा, बाय 25 का मतलब हो गया 0.5 125 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 रखूंगा, नीचे 36 आएगा, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पहले 6 ऑर्बिट की एनर्जी, पहले 6 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम में ऐसे आएगी। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको यहां पर एनर्जी को स्पेक्ट्रम की फॉर्म में बना के आपको शो करूं, ये n1 के लिए है, यहां जो एनर्जी है दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n2 यहां पे होगा, दिस इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n2 है। n3 इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n3 होगा, दिस इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उससे अगले के लिए माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर n4 होगा, दिस इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n5 के लिए माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर n की वैल्यू 5 होगी, दिस इज माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n6 के लिए माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n की वैल्यू 6 होगी, दिस इज माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां से एक चीज देख सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो गैप है दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इस गैप की अगर आप बात करो, दिस इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गैप की अगर आप बात करोगे, दिस इज, डिफरेंस निकाल के देखो बेटा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप होगा दिस इज 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो गैप होगा दिस इज 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूं, दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच का गैप क्या करता जा रहा है, एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। यहीं से अगर मैं यहां पर n की लार्ज वैल्यू रख दूं तो ये मेरे पास बिल्कुल साथ साथ एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, और जैसे ये एनर्जी लेवल बिल्कुल साथ साथ आ जाएंगे, ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम टाइप की चीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लेवल्स बिल्कुल पास पास होंगे, एंड दिस इज फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन। दिस इज फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन। और अगर मैं बिल्कुल लास्ट में एक लेवल यहां पर कहीं बनाऊं जहां पर मैं n को इंफिनिटी लिखूं, तो ये वाली एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब आप बड़े ध्यान से समझना आपको बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है, और उसके बाद ये नंबर नीचे देखो कम होते जा रहे हैं, ये सबसे कम है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं अभी, इज मिनिमम। वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। जैसे जैसे हम n को, मतलब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं,
तो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, और जब एन इन्फिनिटी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, जब उसको आयनाइज होना, जब बाहर निकलना है, तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी आपके लिए बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एन इन्फिनिटी के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इनिशियली अगर आप शुरू में देखो, इनिशियली का मतलब है फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एन, मतलब है फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एन, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है? अलग अलग डिस्क्रीट लाइंस आ रही है, अलग अलग डिस्क्रीट क्या आ रही है बेटा? लाइंस आ रही है। और फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन, for higher values of n, this spectrum becomes band spectrum, because band spectrum क्यों बन गया बेटा? because ये बिल्कुल लाइनें पास पास आने लग गई। ये पॉइंट्स आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एज n increases, as n increases, जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं क्या होगा? The energy gap between two consecutive levels will decrease, and hence the wavelength emitted due to transition between two consecutive levels increases। ये क्यों इंक्रीज हुई बेटा? आपको पता होना चाहिए एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब एनर्जी गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? वेवलेंथ जो अगर दो लगातार लेवल्स के बीच में, दो कंटिन्यूअस लेवल्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच में अगर कोई ट्रांजिशन हो जाए तो उसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा। अब बेटा हमने कुछ यहाँ पर ट्रांजिशंस शो करी हैं। ये एन 2 से 1 पे ट्रांजिशन हो रही है, फिर 3 से 1 पे, फिर 4 से 1 पे, फिर 5 से 1 पे, फिर 6 से 1 पे। तो जब फाइनल लेवल 1 मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर एन की हायर वैल्यू से आए और एन 1 पे आके ट्रांजिशन कर रहा है तो वो कौन सी सीरीज होगी बेटा? उस सीरीज का नाम रखते हैं हम लाइमन सीरीज। ऑन द सेम लाइन अगर हायर लेवल से 2 एंड 2 तक आके कर रहा है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, ऐसे इन्फिनिटी से 2, तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ऐसे अगर फाइनल लेवल 3 पे आके करता है पास्चन सीरीज, 4 पे आके करता है ब्रैकेट सीरीज, 5 पे आके करता है पीफंड सीरीज, एंड ऐसे n6 पे आके करता, अगर n6 पे आके करता तो हम्फ्री सीरीज बोलते हैं उसको। कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा? हम्फ्री सीरीज। ये आपको पता होनी चाहिए। किसी भी फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज का फर्स्ट मेंबर निकालना हो मतलब वो ट्रांजिशन होगी n+1 से n वाली। मैं कहूं फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज मींस n2 से 1, इससे ऊपर वाले लेवल से वो वाले लेवल तक। फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज 3 से 2, फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज 4 से 3, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज। निकालना ये होगा तो इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा क्योंकि बाद में तो एनर्जी गैप देखो फर्स्ट मेंबर में ये एनर्जी गैप है। अगर ये एनर्जी गैप, ये देखो ये एनर्जी गैप कम है, उसके बाद गैप ज्यादा हो गया, उसके बाद गैप और ज्यादा हो गया, एनर्जी गैप ज्यादा है तो इसका मतलब इस मेंबर एनर्जी गैप कम है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। In short, if I will ask a question that find the maximum wavelength of Lyman series, maximum wavelength of Lyman series means हमें 2 से 1 की ट्रांजिशन करनी है, एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी। कोई डाउट? ऐसे ही एक और होता है बेटा, वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन मिनिमम आएगी। ऑन द सेम लाइन अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूं,
किसी भी सीरीज की लिमिट की बात करूं तो उसमें जो ट्रांजिशन होती है एन से n+1 से n1 थी, इन्फिनिटी से n1 तक होती है, मतलब वो ये वाली ट्रांजिशन है, वो इन्फिनिटी वाली ट्रांजिशन है, तो वो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। एनर्जी गैप क्या है इसमें, क्या देखो, वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन मिनिमम। इस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड मिनिमम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग सीरीज में, किसी भी सीरीज में सीरीज लिमिट निकालनी हो, फर्स्ट मेंबर निकालना हो, तो आपको ये चीजें क्लियरली पता होनी चाहिए। सपोज ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, सपोज ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम n initial to n final where n initial is greater than n final, मतलब ट्रांजिशन हो रही है n initial से n final, n initial is greater than n final, तो बेटा जो एनर्जी का गैप होगा, बेटा देख लो ये n इनिशियल बड़ा है, n फाइनल छोटा है, तो एनर्जी का जो गैप होगा वो होगा E n इनिशियल माइनस E n फाइनल। आपको इन दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा, वो एनर्जी का गैप होगा। और वो एनर्जी का गैप आप कैसे लिखोगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, RHC 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन साथ होता है। क्लियर है बेटा। अब यहां से आप इस एनर्जी को, आप इस डेल्टा ई को लिख सकते हो, दिस इज एच न्यू और दिस इज एच सी बाई लैम्डा, बिकॉज whenever an electron makes a transition from n initial to n final, from higher n to lower n, so it emits energy in the form of photon, and the energy of photon is given by h nu or h c by lambda, which can be written as r h c 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, एच सी से एच सी कैंसिल। तो यहाँ से अगर अपने को 1/लैम्डा निकालना है, जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू r इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। और ऑन द सेम लाइन अगर अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा, c/लैम्डा का मतलब है बेटा आर सी, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया बेटा, आर सी 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। इसमें इन दोनों फॉर्मूले में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि n इनिशियल इज ग्रेटर देन n फाइनल। तो ये फॉर्मूलाज हमें कभी भी एक ट्रांजिशन में कितनी वेवलेंथ का, कितनी एनर्जी का फोटोन निकला है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर मैं बात करूं, तो जो डेल्टा ई ट्रांजिशन में होगा वो कितना होगा, आर एच सी जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। On the same line, 1/lambda is equal to wave number is equal to r z square 1/n final square minus 1/n initial square. And frequency is rc z square 1/n final square minus 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और जो लेफ्ट साइड वाला रिजल्ट है बेटा, जो इधर वाला रिजल्ट है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं बेटा, अलग अलग सीरीज के अंदर हम वेवलेंथ कैसे निकालें। जैसे अगर मैं सबसे पहले लाइनमैन सीरीज की बात करूं, अगर लाइनमैन सीरीज की बात करूं तो ये फाइनल है कि n फाइनल इज 1 एंड n इनिशियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
क्लियर है? तो यहां से आपका 1 बाय लैम्डा बनेगा आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर, बिकॉज एन फाइनल इज 1। तो ये रिजल्ट बनेगा, जहां पर आपको ध्यान रखना है एन इनिशियल 2 से स्टार्ट है। एन इनिशियल कहां से स्टार्ट है? 2 से। तो यहां से ये 1 बाय लैम्डा आ गया, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो c से मल्टीप्लाई कर दोगे, आर सी जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। ये एन इनिशियल 2 3 4 से स्टार्ट है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, अगर मुझे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी का गैप कम हो। एनर्जी का गैप कम होने का मतलब है, आप यहां देखो, ये क्या बनेगा? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर अगर रख दो, इनिशियल की वैल्यू 2 रख दूं, तो यहां से मेरा जो लैम्डा मैक्सिमम आ जाता है दैट इज 1 माइनस 1 बाई 4, दिस इज 3 बाई 4। उल्टा करूंगा तो बेटा 4 बाई 3 आर जेड स्क्वायर, जहां पर आर रिडबर्ग कांस्टेंट। ऑन द सेम लाइन अगर मुझे लैम्डा मिनिमम निकालना है तो आई विल राइट इट लाइक आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो बेटा यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ गया 1 बाई आर जेड स्क्वायर। और फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो गया, Z1 हो गया, तो यहां से आ गया बेटा lambda maximum is 4 by 3r and lambda minimum is 1 by r। 1 by r is 912 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन करके आता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1 by r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये कितना हो गया बेटा? 4 by 3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम विच इज 1216 एंगस्ट्रॉम। तो आपको याद रखना है लाइमन सीरीज में लैम्डा जो आ रहा है वो 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ रहा है। किसके लिए बेटा? लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। अब ये जो वेवलेंथ है, विजिबल वेवलेंथ तो होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, ये उससे भी कम है। तो अगर ये वेवलेंथ उससे कम है तो ये यूवी रीजन में आती है। पूछ ले हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कौन से रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, तो आपको ध्यान रखना है कौन से रीजन में आती है बेटा? यूवी रीजन में आती है। अब हम बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज की। फॉर बाल्मर सीरीज n final is equal to 2 and n initial is greater than or equal to 3. On the same line 1 by lambda will be equal to r z square 1 by n final square, that is 1 by 4 minus 1 by n initial square, जहां पर n initial आपका 3 से स्टार्ट हुआ। हम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में इनटू सी लिखना होता है सिर्फ। अब यहां से अगर अपने को लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, इस केस में अपने को लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, तो अपने को ट्रांजिशन एन इनिशियल को 3 रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। तो यहाँ से आप जब लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे ये आएगा 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर, 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर, ये आपका लैम्डा मैक्सिमम आएगा। ऑन द सेम लाइन अगर आपको लैम्डा मिनिमम निकालना हो तो आपका बनेगा बेटा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, दिस इज लैम्डा मिनिमम will be is equal to 4 by r z square।
ये आपका लैम्डा मैक्सिमम आ गया, एक और एक आपका लैम्डा मिनिमम आ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आ गया। ऑन द सेम लाइन अगर मैं यहाँ लिखूं फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, अगर Z1 है तो लैम्डा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 36/5R which can be written as 36/5 into 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली, जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली बाल्मर सीरीज के लिए, कैलकुलेशन करके आती है 6563 एंगस्ट्रॉम। ऑन द सेम लाइन अगर लैम्डा मिनिमम निकालूं क्या बनेगा बेटा, दिस इज 4/R, 4/R मीन्स 4 into 912 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 3648 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपकी लैम्डा की रेंज आ गई दैट इज फ्रॉम 3648 एंगस्ट्रॉम टू 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम कौन से रीजन में है बेटा, ये विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन यही लगभग यहीं से स्टार्ट होता है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन एटम में कौन सी सीरीज की वेवलेंथ विजिबल रीजन में आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कौन सी सीरीज की वेवलेंथ आती है बेटा, बाल्मर सीरीज की। आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज की अगर मैं बात करूं, इसके लिए n फाइनल 3 हो गया एंड n इनिशियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया। On the same line 1/λ will be equal to rz square 1/9 minus 1/n initial square, जहां पर n इनिशियल कहां से स्टार्ट है बेटा, 4 से स्टार्ट है। बिल्कुल सेम लाइन पे जैसे वहां है वैसे यहीं। यहां पर अगर मैं लैम्डा मैक्सिमम निकालूं, क्या निकालूं, लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम के लिए यहाँ 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 9 जा कितना हो गया 144 by 16 minus 9 7 r z square। ऑन द सेम लाइन लैम्डा मिनिमम निकालना हो तो यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा, इन्फिनिटी रखूंगा तो ये आ गया 9/r z स्क्वायर। कोई डाउट, बिल्कुल सेम लाइन पे जैसे वहां है। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो Z1, तो लैम्डा मैक्सिमम will be equal to 144/7R which can be written as 144/7 into 912 angstrom, which comes out to be 18671 angstrom। कैलकुलेशन कर ली मैंने। लैम्डा मिनिमम की बात करूं, दिस इज 9/R, दिस इज 9 into 912 angstrom, दिस इज 8208 angstrom। 9/R this is equal to 8208 angstrom। अब आप देखो यहां से आपको ये पता लग गया लैम्डा लाइज बिटवीन 8208 angstrom to 18671 angstrom which is in infrared region। तो ध्यान रखना है इसकी किसमें आती है बेटा, इंफ्रारेड रीजन। ऑन द सेम लाइन लाइमन बाल्मर पाश्चन ऐसे ही आगे बेटा ब्रैकेट सीरीज। अगर मैं ब्रैकेट सीरीज की बात करूं, ब्रैकेट सीरीज के लिए n फाइनल 4 होगा एंड n इनिशियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से लैम्डा 1/λ निकालूंगा इट बिकम्स r z स्क्वायर 1/16 माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, जहाँ पे आपकी n इनिशियल की वैल्यू 5 6 7 8 ऐसे बनेगी। यहाँ से आप अगर लैम्डा मैक्सिमम निकाल दो तो बेटा क्या आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 इंटू 16 इज 400/9 r z स्क्वायर। लैम्डा मिनिमम निकालो, n इन्फिनिटी रखोगे दिस इज 16/r z स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। यहीं से फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं Z1 होगा, अगर Z1 होगा तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा बेटा 400/9R which can be written as 400/9 into 912 angstrom
which comes out to be 40533 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मिनिमम की बात करूं, लैम्डा मिनिमम कितना आ रहा है बेटा, दिस इज 16/r, 16/r मीन 16 × 912 एंगस्ट्रॉम, जिसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 14592 एंगस्ट्रॉम। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम में है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन भी बोल देते हैं और फार इंफ्रारेड रीजन भी बोल देते हैं। तो ये 4 सीरीज में बता दी। ऐसे ही अगली सीरीज 5th सीरीज आप अपने आप कर सकते हो, 6th सीरीज आप अपने आप कर सकते हो। अब अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकालें किसी भी सीरीज की फॉर लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हमें ट्रांजिशन n+1 से n लेनी पड़ेगी। तो आपका रिजल्ट आ गया 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r/z² 1/n² माइनस 1/n+1²। तो अगर मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, इट बिकम्स r/z² n² इंटू n+1² n+1² माइनस n²। तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r/z²। ये क्या बना बेटा, n² + 1 + 2n माइनस n² इंटू n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r/z², n² से n² कैंसिल, ये बन गया 2n+1/n² इंटू n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई कितनी, n² इंटू n+1 का स्क्वायर बाय 2n+1 इंटू r इंटू z²। ये आपका लैम्डा मैक्सिमम आ गया। ऑन द सेम लाइन अगर मैं यहाँ से फॉर लैम्डा मिनिमम निकालना चाहूँ, अगर मैं लैम्डा मिनिमम निकालता, लैम्डा मिनिमम हम पढ़ चुके हैं, किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमारी जो ट्रांजिशन होनी चाहिए n∞ से n तक होनी चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू ∞ से n तक होनी चाहिए। तो ये आ गया 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/z² 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/∞। तो ये आ गया 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r/z² n²। और यहाँ से किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो ये आ गया n²/r/z², जहाँ पर n फाइनल वाला है। अगर लाइमन सीरीज की निकालनी है तो n1 है, बाल्मर सीरीज की निकालनी है n2 है। ऐसे ही यहाँ पर है, लाइमन की मैक्सिमम निकालनी है n1 है, बाल्मर की मैक्सिमम निकालनी है n2 है। क्लियर है। यहीं से लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम, एक ही सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो डिवाइड करो, n²/r/z² कट जाएगा, क्या बचा n+1 का स्क्वायर बाय 2n+1 फॉर द सेम सीरीज फॉर सेम जेट। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालनी है और मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो क्या आती है। फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n, अगर मैं n की हायर वैल्यूज के लिए बात करूं, जब n ज्यादा है, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n मतलब ये है n इज मच ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं। तो इस केस में लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम, आप बड़े ध्यान से देखना क्या बनेगा बेटा, क्या होगा, ऊपर n² बचेगा और नीचे 2n बचेगा, n से n कैंसिल, तो ये आपका n/2 आ जाएगा। और यहां से रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दो टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है जब एमिशन, फोटोन का एमिशन हो,
ये तब होगा जब ट्रांजिशन n इनिशियल से n फाइनल हो और n इनिशियल इज ग्रेटर देन n फाइनल। मतलब हायर n से लोअर n पे कोई ट्रांजिशन हो तो जो लाइंस निकलेगी उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ऐसे ही एक होगा बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में जो ट्रांजिशन होगी वो लोअर एन से हायर एन पे होगी और ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। जो अलाउड एनर्जी है उसी के फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसमें भी ट्रांजिशन एन इनिशियल से एन फाइनल होगी और इस केस में एन इनिशियल एन फाइनल से कम होगा। अब अगर ट्रांजिशन एन इनिशियल से एन फाइनल हो रही है एंड n इनिशियल इज ग्रेटर देन n फाइनल, तो मैंने आपको बताया एमिशन स्पेक्ट्रम है। और अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रम है तो यहां से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम, number of spectral lines in emission spectrum will be equal to n initial minus n final into n initial minus n final plus 1 by 2. This is n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं ये मेरे पास n1 है, यहां पर n2 है, यहां पर n3 है, यहां पर n4 है। अब आप देखो अगर मुझे 3 से 1 के बीच में ट्रांजिशन देखनी है, की हो सकती है, की हो सकती है, की हो सकती है। 3 से 1 के बीच में अगर मुझे ट्रांजिशन देखनी हो, ठीक है, 3 और 1 के बीच में है ना, तो अब n इनिशियल 3 है, n फाइनल 2 है। तो अगर आप पुट करो n इनिशियल माइनस n फाइनल, n फाइनल 1 है, 3 से 1 के बीच में देखनी है, n इनिशियल माइनस n फाइनल 2 हो गई। हाँ बेटा क्लियर है, पुट करके देख लो 2 into 3 by 2, टोटल 3 लाइनें आ गई, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस है। n into n plus 1, n क्या है, n is n इनिशियल माइनस n फाइनल। तो यहां से आपको ध्यान रखना है एमिशन स्पेक्ट्रम में इतनी नंबर ऑफ लाइंस आती है। ऐसे ही कभी आपसे पूछ ले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या इससे पहले एक पॉइंट और देख लो, आपको पता होना चाहिए जनरली absorption takes place from ground state। एक्चुअली ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल होता है, तो उससे ऊपर एक्साइटेड स्टेट होती है, वहां पर स्टेबल नहीं होता, वहां से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसलिए बोल रहा हूं जनरली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। और अगर एब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट से हो रही है तो बेटा जैसे मैंने ये कह दिया, ये n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n3 है, इधर n4 है। अब मैंने कहा 1 से 4 तक एब्जॉर्प्शन